हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 17 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला ही येलो हाइलाइटर जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है, वही रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं मास एंड वेट। देखिए, मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यानी मास क्या होता है, मास एक सब्सटेंस का क्या होता है। देखिए, जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसमें प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस में, उसे मास कहते हैं। वेल, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। वही वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, उसे वेट कहते हैं। द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट होता है, वही वेट वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल हो सकता है प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन ग्रेविटी भी आता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। मास की यूनिट 1 kg इज इक्वल्स टू, एसआई यूनिट में 1 kg है। सो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। वही वॉल्यूम्स की बात कर लीजिए। द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया वॉल्यूम में, एक सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया उसे हम वॉल्यूम कहते हैं किसी सब्सटेंस का। इट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। यानी यहाँ पे किसी भी क्यूब में, लेंथ के क्यूब में ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट 1 लीटर इज टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ बात आ जाती है, देखिए, डेंसिटी के। डेंसिटी इज टू मास ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसे ही डेंसिटी कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। वही जनरली हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डिनोट करते हैं। टेम्परेचर की बात कर लीजिए। देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। पहला है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा है केल्विन। सो यहाँ पर सेल्सियस डिग्री, देखिए सेल्सियस में क्या होता है कि जिससे उसकी रेंज होती है 0 डिग्री टू 100 डिग्री होती है। वहीं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री पे होता है और 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। एंड फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 डिग्री से एंड अप टू 212 डिग्रीज। अब रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री इज सेल्सियस स्केल इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू Celsius scale is equals to Kelvin is equals to degree Celsius plus 273.15 Kelvin. It is interesting to note that a temperature below 0 degree Celsius are possible in Celsius scale, but in Kelvin scale negative temperature is not possible. यानी यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो माइनस नेगेटिव में पॉसिबल है सेल्सियस स्केल में, बट केल्विन स्केल में ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब मास स्टैंडर्ड की बात कर लीजिए। सबसे पहले मास स्टैंडर्ड की बात कर लीजिए। देखिए, द मास स्टैंडर्ड इज द किलोग्राम सिंस 1889। इसका कारण होता है इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम cylinder that is stored in an airtight jar at International Bureau of Weights and Measure in Seville, France. PT iridium was chosen for this standard because it is highly resistant to chemical attacks and its mass will not change for an extremely long time. यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी मास होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मास होता है उसको प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों लिया गया। इसका कारण होता है कि ये हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल अटैक्स के लिए और इसका मास बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम के लिए चेंज नहीं होता। इसके कारण इसे स्टैंडर्ड लिया गया। वही मीटर की बात कर ली जाए तो मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द लेंथ बिटवीन 2 मार्क्स ऑन प्लेटिनम इरिडियम बार केप्ट एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पर जो भी मीटर होता है उसमें क्या हुआ कि जो लेंथ होता है उसको 2 मार्क ले लिए गए प्लेटिनम इरिडियम बार पे। उन 2 मार्क्स को हमने केप कर लीजिए एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो उन 2 मार्क्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हमने 1 मीटर दिया गया। अब यहाँ पर अनसर्टिनिटी इन पोजीशन की बात से हो गई। इन मेजरमेंट में सबसे पहले आता है साइंटिफिक नोटेशन की। तो देखिए कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो लार्ज नंबर, जैसे हम बात करते हैं एविगेड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है बहुत लार्ज होती है, कभी उसको न्यूमेरिकल्स में लिख लेते हैं तो लगभग लाइक 6022 फिर मैनी मोर जीरोज आते हैं। तो ऐसे इनमें क्या होता है कि इनका कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए
करा जाए तो वो भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन लाइक एक्सपोनेंशियल नोटेशन यूज़ किए गए, इन विच ए नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻⁴ स्मॉल n। यहाँ पे स्मॉल n क्या होता है, एक एक्सपोनेंट होता है जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और कैपिटल N एक डिजिट टर्म्स होता है, एक डिजिट टर्म, और ये वेरी करता है 1 to 9 में, यानी वो वैल्यू होती है 1 to 9 होती है, यानी 1.00 to 9.999 तब तक की वैल्यू के लिए हम कैपिटल N को मानते हैं, एक डिजिट टर्म होता है। अब जैसे 0.0016 को लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁴। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की बात कर ली जाए तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में क्या होता है, देखिए जो भी नंबर होता है सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे कभी यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया गया तो मान लीजिए दोनों जो टर्म्स होते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सिंपल जो डिजिट टर्म्स होता है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं उनका एडिशन हो जाता है। वहीं डिवीज़न में क्या होता है कि जो भी डिजिट टर्म्स होता है उनका नॉर्मल डिवीज़न हो जाता है, और जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म होते हैं उन्हें हम माइनस कर देते हैं। अब वही बात आ जाती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि देखिए जो भी एक्सपोनेंशियल, देखिए जब भी एडिशन होना किसी दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स का जब एडिशन होता है जो एक्सपोनेंट होता है, वो जो एक्सपोनेंट होता है उनकी पावर्स सेम होनी चाहिए। मान लीजिए हम 6.65 इंटू 10⁻⁴ एंड 8.9495 इंटू 10⁻³ लिया गया, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है पहले उसको बराबर कर लिया जाता है, यानी 6.6 इंटू 10⁻⁴, और वही 8.95 को भी हमने 0.895 इंटू 10⁻⁴ कन्वर्ट कर लिया। अब इनका एडिशन हो सकता है, सिंपल एडिशन। वही सब्सट्रैक्शन में भी यही होता है कि पहले एक्सपोनेंट की जो वैल्यूज़ होती है उनको सेम कर लिया जाता है, और उसके बाद सिंपल मल्टीप्लिकेशन या जो भी सिंपल सब्सट्रैक्शन किया जाता है। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर में सबसे पहला था द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और द कैलकुलेट वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो अनसर्टेनिटी होती है एक्सपेरिमेंट में उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उनकी मेंशनिंग के थ्रू हम अनसर्टेनिटी को वैल्यू कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन, यानी जो भी सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विथ सर्टेनिटी, विथ कुछ नॉन सर्टेनिटी होती है अप टू एक एस्टिमेटेड या अनसर्टेन कुछ टर्म होते हैं। The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit। कैसे, देखिए इसको थोड़ा सिंपल करके बात करें। 11.2 ml, ये इसमें 11 जो होता है वो एक सर्टेन टर्म होता है, 2 एक लास्ट डिजिट होता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो अनसर्टेनिटी होती है वो उसके साथ लिखी जा सकती है 11.2 +or-1, ये अनसर्टेनिटी हो गई। अब बात कर दीजिए कुछ सर्टेन रूल्स की सिग्निफिकेंट नंबर्स में। सबसे पहला, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होता है। जैसे 285 सेंटीमीटर या 0.285, तो इसमें जो 285 उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही 2.25 में यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो जीरो प्रीसीडिंग, दूसरा आता है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी जो भी देखिए पहला जैसे पहले है सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले के जो भी जीरो होते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 0.003, तो यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। वहीं 0.005 में यहाँ सिर्फ दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। वहीं जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच के जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे 2.005 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ बात करती हैं फोर्थ वाला, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोज होते हैं एक नंबर के राइट पे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जितने भी जीरोज होते हैं वो पॉइंट डेसिमल के राइट साइड पे है। जैसे 0.200, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वहाँ 3 आते हैं। वहीं देखिए द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, यानी टर्मिनल जीरो जो भी किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट में जीरो है और वहाँ पर डेसिमल नहीं है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होता। जैसे 100 में कोई भी पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे जो भी है एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, वहीं 100.0 कर दिया जाए तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। वहीं पे मतलब सिग्निफिकेंसी बढ़ जाती है।
अब हम बात करते हैं, देखिए काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज 2 balls या 2 eggs हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स as there are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing decimal। यानी यहाँ पे क्या होता है, जगह कोई भी जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनते हैं, जैसे 2 बॉल हो गई या 2 eggs हो, 20 eggs हो, तो इनकी जो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि इनको जैसे 2 बॉल्स है तो 2 बॉल्स को 2.000 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लिख सकते हैं, और जो सिग्निफिकेंट होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रिसीजन क्या होता है, तो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वालिटी, यानी जो भी एक ही क्वांटिटी के लिए कितने मेजरमेंट लिए जाए, कितने पास कितनी क्लोजनेस ऑफ कितने जो भी मेजरमेंट है उन मेजरमेंट में कितनी क्लोजनेस है एक ही क्वांटिटी के लिए, वो प्रिसीजन होता है। वहीं एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट की ट्रू वैल्यू होती है उसकी एक एग्रीमेंटल पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए, अब एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी ट्रू वैल्यू है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में 2 ग्राम एक ट्रू वैल्यू है। एक स्टूडेंट ए उसने 2 मेजरमेंट लिए 1.95 एंड 1.93, तो ये जो वैल्यूज़ है ये क्लोजनेस बताती है, 2 अलग अलग मेजरमेंट है, दोनों में बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज है। वहीं कई स्टूडेंट बी ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें 1.94 एंड 2.05 यहाँ पर रिजल्ट आया, तो ये नाइदर प्रिसाइज एंड नॉर एक्यूरेट, यानी यहाँ पर ना तो ट्रू वैल्यू 2 के बराबर है और ना ही प्रिसाइज है, यानी दोनों एक दूसरे के क्लोज भी नहीं है ज़्यादा। वही सी की बात कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मेजरमेंट है वो 2.01 एंड 1.99 है, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। यानी यहाँ पे प्रिसाइज क्यों, क्योंकि बहुत क्लोज है एक दूसरे के जो भी मेजरमेंट है, वही मतलब दोनों मेजरमेंट में जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा कम है। और एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर रहे। वही अब यहाँ पे कुछ और रूल्स आते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कोई भी ओरिजिनल नंबर मान लीजिए यहाँ पे 31.122 है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो इससे ज़्यादा कोई सा भी डिजिट नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा राइट पे डिजिट्स हो नहीं सकते डेसिमल पॉइंट के बाद। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस ऑपरेशन में क्या है, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज मेजरमेंट विथ फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस बात को थोड़ा सा सिंपल करके, जैसे मान लीजिए 2.5 इंटू 1.25 ये हमने रिजल्ट लिया मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो रिजल्ट होगा उसमें भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए। यानी जैसे 3.125 है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वहाँ 3.1 माना जाएगा, इसको 3.125 नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और भी, जैसे राउंड ऑफ, जैसे कुछ नंबर को हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ में कैसे रूल्स आते हैं। पहला, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1, यानी कभी कोई भी राइट मोस्ट, जो सबसे आखिरी वाला राइट मोस्ट डिजिट होता है वो कभी 5 से ज़्यादा है, तो उससे पहले का एक डिजिट को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। जैसे 1.386 है, तो यहाँ पर हम 6 को रिमूव करके 1.39 ही लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, यानी कभी राइट मोस्ट डिजिट जो होती है वो कभी 5 से कम है, तो जो उससे पहले का अक्षर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब 4.33 है, तो इसको हम कभी जैसे 5 से कम है तो 4 को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो 4.33 होगा, ना कि 4.34। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इवन if it is even number but it is increased but when it is an odd number, यानी कोई भी डिजिट, देखिए राइट मोस्ट जो डिजिट होती है सबसे आखिरी, राइट पे जो सबसे आखिरी डिजिट है उसमें कभी उससे पहले वाले जो डिजिट है वो कभी 5 है, और उससे मतलब वो 5 से ऊपर नीचे है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है उनमें, बट जो भी है कभी इवन नंबर है तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा प्रीसीडिंग डिजिट में, और वहीं ओड है तो वो चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। और डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर ली गई, तो ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी कभी जब भी कैलकुलेशन होता है तो हम यहाँ पे किसी एक सिस्टम से अदर सिस्टम में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूनिट को। द मेथड यूज टू अकम्प्लिश दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस, यानी इस मेथड को हम
फैक्टर लेवल मेथड भी कह सकते हैं या डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। ए पीस ऑफ मेटल इज इंच 3 इंच, व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर। अब इसको कैसे लगते हैं, देखिए पहले हम इसको एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाते हैं। 1 इंच इज इक्वल टू लेफ्ट में 1 इंच इज इक्वल टू राइट में 2.5 सेंटीमीटर, वहीं राइट में 1 इंच इज इक्वल टू लेफ्ट में 2.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम यहाँ से यूनिट फैक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उस यूनिट फैक्टर को जब हम किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस यूनिट फैक्टर में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे यूनिट फैक्टर है 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे 2.54 सेंटीमीटर में कोई अंतर नहीं आता। हाँ, चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, बट यूनिट जो है 2.57 उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, यानी 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ए जग ऑफ 2.2 लीटर, तो कैलकुलेट वॉल्यूम, इस तरीके से वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रीवियस मेथड में हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन से। सबसे पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए इसको दिया किसने था, उसको दिया था एंटोनी लेवोइशियर। इन्होंने क्या किया, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में नेट चेंज इन मास जीरो होगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो मैटर होता है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब ये जो बात है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की बात कर लीजिए, तो इसको दिया किसने था, जोसेफ प्रोस्ट ने। इन्होंने कहा था, ही स्टेटेड दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कभी भी मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का भी नेचुरल सैंपल में 50 किसी कंपाउंड में 51.35 है, तो उसी का सिंथेटिक सैंपल हम मान लिए कोई सिंथेटिक, उसी कंपाउंड का सिंथेटिक सैंपल भी लेंगे तो वहाँ पे 51.5% कॉपर ही होगा उसी सब्सटेंस। एक पर्टिकुलर जैसे क्यूप्रस कार्बोनेट है, क्यूप्रिक कार्बोनेट है, तो उनमें हम मान सकते हैं कि उसका कभी नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो उसमें भी 51.35 सेंटीमीटर डिग्री होगा, यहाँ पर होगा। वही सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट में भी 51.35% ही होगा। अब बात करते हैं इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन कहते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए इसको दिया था डेल्टन ने। इन्होंने कहा था, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी कभी दो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनके जो मासेस होते हैं एक एलिमेंट का जो कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट से, वो एक स्मॉल रेशियो, एक होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके हम वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ग्राम रिएक्ट करता है 16 ग्राम से। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, देखिए यहाँ पे जो मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उनका रेशियो 16:, देखिए ऑक्सीजन होता 1:2 ही होगा, हाइड्रोजन जो बियर करेगा 1:2 ही रेशियो में आएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं गेल-लुसैक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स की। उन्होंने कहा था गेल-लुसैक ने, व्हेन अ गैस कंबाइन or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई भी, जैसे यहाँ बोल दिया कि जब गैसेस कंबाइन करती है, ये प्रोड्यूस की जाती है केमिकल रिएक्शन में, तो एक सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में ही प्रेजेंट होगी। अब ये प्रोवाइडेड होगा कि जितने भी यहाँ पे मतलब कंडीशन होती है कि जितने भी गैसेस हो गए वो सेम टेम्परेचर पे हो गए और सेम प्रेशर पे होगी, ये बात होनी चाहिए। जैसे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जो कंबाइन करके वाटर बनाएगी उसमें सिंपल रेशियो है 2:1 का, यानी 100 ml कभी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन में 50 ml रिएक्ट करेगा। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात कि देखिए गेल-लुसैक्स डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये एक्चुअली ये लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन होता है। जो गेल-लुसैक का वॉल्यूम का लॉ है वो एक्चुअली वॉल्यूम लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम भी कहा जाता है। अब एवोगैड्रो नंबर की बात कर लीजिए, एवोगैड्रो को लॉ की बात कर लीजिए। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितने भी वॉल्यूम है सारी की सारी गैसेस, ऑल गैसेस के जितने भी इक्वल वॉल्यूम है, कभी वॉल्यूम में एक इक्वल किया जाए सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पे, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। ये एवोगैड्रो लॉ कहा लगा इस तरीके से। अब यहाँ हम एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर लीजिए, तो इन्होंने डेल्टन ने क्या क्या प्रपोज किया था। पहला
कि जो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, यानी जो मैटर में इनडिविजिबल यानी जिनको डिस्ट्रक्ट नहीं किया सकता है, तोड़ा नहीं जा सकते, ऐसे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी जो भी एटम्स होते हैं उनमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, यानी यहाँ पे मास भी इंक्लूड आइडेंटिकल होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, यानी कंपाउंड्स जो होते हैं वो जब भी फॉर्म होते हैं जब एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में। चौथा, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पर एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ना कि कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन, यानी एटम्स ना तो कंस्ट्रक्ट किया जा सकते हैं ना डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यानी ये केमिकल कन्जुगेशन का तो लॉ समझा पाया बट यहाँ पे गैसियस जो भी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है वो समझा नहीं पाया, तो इसी के कारण यहाँ पर ये फेल हो गया। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसमें पहले आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होते हैं? देखिए 19वीं सेंचुरी तक जो साइंटिस्ट थे वो डिटरमाइन करते थे रिलेटिव मास होता था, मतलब यहाँ पे हम एक दूसरे के मतलब एक एटम के रिलेटिव में हम दूसरे का एक्सपेरिमेंटल मास निकालते थे। वही प्रेजेंटली हम क्या करते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके मास बेस्ड होता है कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड, यानी जो भी एटॉमिक मास होता है वो मतलब हमने कार्बन 12 का स्टैंडर्ड मान रखा है। इसमें जैसे मान लीजिए इसको दिया किससे जाता है, इसको दिया जाता है हमने एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो एक वन एटॉमिक मास यूनिट है उसका मास होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 1/12 का मास जो होता है उसके बराबर एटॉमिक मास यूनिट होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻²4, यानी यहाँ पे जो mu की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻²4 होता है। अब एट प्रेजेंट mu हैज़ बिन रिप्लेस बाय म्यू, यानी mu को रिप्लेस कर दिया गया म्यू से, विच इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास, जिसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम एवरेज एटॉमिक मास से स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए देखिए वीडियो समाप्त होता है।